भारत एक प्रगतिशील शक्तिशाली देश है, इसलिए इसका बजट पूरी दुनिया के लिए काफी मायने रखता है। नमस्कार, मैं निशा पंजवानी। देखते हैं बजट 2022-23 की कुछ खास खबरें यूसी न्यूज पर। आम आदमी को कोरोना महामारी में जितनी दिक्कतें महसूस हुई हैं, किसी ने अपनी नौकरी खोई है तो किसी ने परिवार के उस शख्स को जिसकी कमाई पर घर चलता था। ऐसे में 2022-23 का बजट आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। नागपुर में बजट पेश होने के बाद क्या रही व्यापारियों की राय, आइए देखते हैं नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारे सहयोगी फैजल खान की ये रिपोर्ट। सर, पहली प्रतिक्रिया बजट को लेकर क्या है? पहली प्रतिक्रिया बजट को लेकर ये है, बजट मिला जुला है, व्यापारियों के लिए निराशाजनक है। सर, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफ़ी सारी रियायत देने की कोशिश उन्होंने की है, तो इससे व्यापारी किस तरह से देख रहा है? नहीं, गवर्नमेंट हमेशा से कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देती है, लेकिन जो एक छोटा खुदरा मंझला व्यापारी है उसके बारे में गवर्नमेंट ने इस बजट में सोचना चाहिए था। हमारी ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि ये एक मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर है। क्योंकि आप देखेंगे फर्स्ट लॉकडाउन में जरूर इंडस्ट्रीज़ बंद थी, बाकी उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, लेकिन समय समय पे व्यापार में हमेशा रिस्ट्रिक्शंस आया और व्यापार को मार पड़ी। तो हमें ऐसी उम्मीद थी कि व्यापारियों को इस बार कुछ ना कुछ टैक्स स्लैब में राहत मिलेंगी सरकार की तरफ से और एक विशेष पैकेज की अनाउंसमेंट होगा, जो कि नहीं हुआ, उससे हमें निराशा हुई। डिफेंस सेक्टर में भी सरकार ने काफ़ी कुछ दिया है, तो नागपुर विदर्भ को कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, डिफेंस सेक्टर में नागपुर विदर्भ को जरूर फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखेंगे हमारे पास 7 प्रकार की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और कई प्राइवेट हमारे पास डिफेंस के इंडस्ट्रीज़ भी है, तो ज़रूर नागपुर को उसका फ़ायदा मिलेगा। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की भी बात हो रही थी पिछले 2 साल, 5 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी पिछले 2-3 सालों में। क्या वो बजट इस तरह के लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी है? नहीं, आप देखेंगे तो पिछली बार का जो मैंने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पिछली बार का जुमला था 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। इस बार का जुमला है अगले 25 साल का बजट। तो ये एक जुमला ही रहता है, हर बार नया कुछ आएगा, क्योंकि आज के बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि बजट अगले 25 साल का दिखे। इसमें ज़रूर ईवी और सोलार और जो क्रिप्टो वगैरह को लेके बात कही गई है, जो उभरती हुई इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन इस प्रकार से अभी तक मेरे को नहीं लगता कि 25 साल के आने वाला कोई बजट है। सर, आपने क्रिप्टो की बात की है, क्रिप्टो करेंसी में 30% टैक्स सरकार की तरफ से लगाया जाएगा, ये फैसला कितना हद तक सही है? देखिए, अभी तक हमारी खुद की क्रिप्टो करेंसी नहीं है, जिसको हम वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं। तो एक प्रकार से अगर मैं वर्चुअल करेंसी ले रहा हूँ तो मैं भारत का पैसा बाहर भेज रहा हूँ। एक प्रकार से मैं वो एक्सपोर्ट मतलब क्रिप्टो खरीद रहा हूँ और मेरा भारत का पैसा बाहर भेज रहा हूँ, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भारत सरकार ने ये 30% का टैक्स लगाया है। और आने वाले समय में 2023 तक भारत में एसबीआई भी अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा, ऐसा इस बजट में आरबीआई ऐसा इस बजट में कहा गया है। पूरे बजट को सर आप किस तरह से देख रहे हैं? पूरे बजट में जो है ओवरऑल ये जनरल लोगों के लिए ओके बजट है और व्यापारियों के लिए ना कुछ लिया ना कुछ दिया, इस प्रकार का बजट है। थैंक यू सो मच। सर, आप मुझे बताएं कि पूरा जो बजट रहा है, आपने काफ़ी बारीकी से देखा है बजट को, किस तरह का सरकार की तरफ से व्यापारियों को मिला है? मैं रामावतार तोतला, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सचिव। ये जो सरकार का बजट आया है, आर्थिक सुधार के हिसाब से देश की प्रगति के लिए तो अच्छा है, लेकिन यह कारपोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाला है। इसी के साथ अगर छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए भी कुछ स्कीमें, हालांकि स्कीम एमएसएमई सरकार बताएंगे कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड और उसमें काम करो, लेकिन जो सरकार की तरफ से जन जागरण होना चाहिए एमएसएमई के लिए, वो भी नहीं हो रहा है, तो इससे उसमें उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन छोटे और मझोले व्यापारी को अगर डायरेक्ट सरकार चाहती तो मध्यम बोर्ड बनाकर उसको कम ब्याज पर रकम देती, तो इससे छोटे व्यापारी को बहुत ज़्यादा मदद मिलती। एनवीसीसी की तरफ से निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की गई थी, निवेदन भी सौंपा गया था। उन निवेदनों पर यह बजट में कुछ शामिल किया गया? नहीं, इस बजट में तो कुछ भी ऐसा देखा जाए कि सिर्फ एक 15% जो एमएपीटी जो किया है, 18% का 15% किया, बाकी तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन वित्त मंत्री महोदया तो निवेदन करना एनवीसीसी का काम है, व्यापारियों का हित देखना एनवीसीसी का काम है, इसलिए हमने निवेदन किया है और उम्मीद रखते हैं कि कम से कम वो जीएसटी के सरलीकरण के लिए भी ऐसे कदम उठाएंगे ताकि देश प्रगति करे। एग्रीकल्चर और किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ है बजट में इस बार। किसानों का तो है ही ना, क्योंकि किसान सेक्टर बहुत नाराज़ था और 5 राज्यों में इलेक्शन है, उसका बेनिफिट लेने के लिए सरकार को फार्मर्स को खुश करना तो पड़ेगा ही। और व्यापारी एक असंगठित परिवार है, इसके लिए उसको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है, इसका भी एक फ़र्क पड़ता है। सर का मैं जवाब फिर से आपको इसी सवाल पर जाना चाहूँगा। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या सरकार 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए बजट बनाया है?
देखिए मैं रितेश मेहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एनवीसीसी का मैं टैक्स कमेटी का कन्वेनर हूँ। आपने बहुत सही सवाल पूछा कि क्या चुनावी बजट है क्या ये, बट अगर आप देखें डिटेल में तो ये मुझे लगता है ये एक बैलेंस बजट है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चुनाव सामने है तो बहुत ज़्यादा वायदे कर दिए, क्योंकि अगर इनको करना था तो बहुत सारी घोषणाएं कर सकते थे। जैसे पेट्रोल और डीजल पे ये टैक्सेस कम कर सकते थे, इनकम टैक्स कुछ कम कर सकते थे, फार्मर्स के लिए और कुछ इंसेंटिव दे सकते थे। ऐसा नहीं किया, इन्होंने जो ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर उन्होंने पुश किया है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है या बहुत सारे सनराइज सेक्टर की बात की गई, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई है, सोलर एनर्जी की बात की, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात की है। तो ये सब अपकमिंग सेक्टर्स है, उस पर सरकार का जो स्ट्रैटेजी है, सरकार की जो सोच है आज उन्होंने सामने रखी कि सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि सरकार इस सेक्टरों को बढ़ावा देना है। आम नागरिकों और आम व्यापारियों को बजट से क्या मिला है? देखिए, आम व्यापारी और आम नागरिक को हमेशा बजट से एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, नो डाउट, क्योंकि ये बजट साल में एक बार आता है। लेकिन अभी हम जो पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, सरकार का रवैया ऐसा है कि सिर्फ बजट तक रुकते नहीं कि एक साल में घोषणा करेंगे, साल भर आप देखिए घोषणाएं हो रही है। अभी पिछले बार हुई घोषणा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम लाई गई 10-12 सेक्टर्स के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पाइपलाइन कॉरिडोर बनाया गया। तो सरकार कंटिन्यूसली उस पर काम कर रही है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप देखें ना तो बजट की अहमियत धीरे धीरे कम होती जा रही है। बजट अब नो इवेंट बनते जा रहा है, क्योंकि सरकार पहले क्या होता था, आज से 15 साल 10 साल पहले, कि सिर्फ बजट के समय अनाउंसमेंट होते थे और सारे अनाउंसमेंट जो भी होते थे कि नई गाड़ियाँ आ रही, ये आ रहा, जो भी आ रहा, सब बजट में होता। आजकल सरकार बजट तक रुकने को भी नहीं देख रही कि एक साल रुकेंगे नहीं, जो भी अनाउंसमेंट है तुरंत कर रहे हैं। टैक्स रेट्स में कटौती तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रेट में, सेविंग के रेट में चेंज करना है, हर क्वार्टरली हो रहा है। RBI की पॉलिसी हर 3-3 महीने आ रही है, तो वो बदलाव होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं रहा कि बजट तक आपको रुकना है और उसमें कोई बहुत बड़ी घोषणाएं हो रही। तो बजट का भी जो उद्देश्य रह गया है कि सरकार की जो नीति है, सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, वो पब्लिक तक ले जाना कि हम किस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। और कोई बहुत आप आशा मत कीजिए कि हर बार कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे, है ना। बजट का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया कि सरकार की जो माइंडसेट है, पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, वो लोगों तक पहुँचाना कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं और किस सेक्टर पर हम ज़्यादा काम करने वाले हैं, वो आज आपको देखने मिला। धन्यवाद। ये व्यापारियों की राय थी। कुल मिला के कहा जाए तो कुछ व्यापारी जो है बजट को लेकर खुश है, कुछ नाखुश भी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बजट में काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना तो कहीं उनकी उम्मीदों में निराशा हाथ लगी है। आपको से वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ फैजल खान, यूसी न्यूज़ के लिए। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ये कहना है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नागपुर प्रेसिडेंट CA साकेत पकड़िया का, जिन्होंने कहा कि ये बजट और ग्रोथ ओरिएंटेड हो सकता था। सर, एक कॉमन आदमी जब पूछता है ना बजट के बारे में, तो कॉमन आदमी एक ही चीज़ पूछता है कि मुझे क्या मिला। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इस बजट के अंदर ये सवाल हमेशा रह जाएगा। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट हो, लोगों तक बुनियादी सुविधाएं जिस तरीके से हैं। आज से 2 साल 3 साल 5 साल पहले हम जो नागपुर को देखते थे और आज जो देख रहे हैं, दोनों बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क का रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आजू बाजू की चीज़ें बेहतरीन होती जा रही है, लेकिन हम हमारे लिए जब देखते हैं तो हम हमारे लिए कुछ और चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। जो छोटा सा बोला जाता है ना कि नहीं, थोड़ा है, थोड़ी की ज़रूरत है, शायद ये वर्ड यहाँ पर बहुत अप्रोप्रिएट होगा कि नहीं, हम बहुत कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कुछ समय के बाद, समय के साथ धीरे धीरे सबको मिलेगा। लेकिन एक जब हम आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के हिसाब से एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं है। पिछले साल के बजट में ऑलरेडी वो 5%, 10%, 15% के स्लैब का जो बेनिफिट था वो गवर्नमेंट ऑलरेडी दे चुकी थी। अच्छी बात यह है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं आई, जो चीज़ें था एटलीस्ट उतना ही चीज़ें स्टेबल है। तो यहाँ पर मैं GST के दायरे के अंदर डेफिनेटली कि GST के अंदर हम सोचते थे कि नहीं, GST के अंदर में गवर्नमेंट शायद कुछ और रियायतें देगी, कुछ रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन देंगी। एक ITC का प्रोविज़न है जिसको लेकर के लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि नहीं, मैंने टैक्स भर दिया है ईमानदारी से, मैंने सामने वाले व्यक्ति जिससे खरीदी किया है, मैंने उसको पैसा भी दे दिया है, मेरे पास मटेरियल भी आ गया, लेकिन मुझे उसका क्रेडिट तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति ने रिटर्न फाइल नहीं किया है या उसका पेमेंट नहीं किया है। ये थोड़ा सा था जिसको लेकर के हमारी एक्सपेक्टेशन थी फाइनेंस मिनिस्टर से कि नहीं, उसके ऊपर में कोई चीज़ करे कि जो व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स पेमेंट कर चुका है उसको क्रेडिट पूरा मिले, और जिसने पेमेंट नहीं किया है गवर्नमेंट को, उसकी तरफ कार्रवाई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया के अनुसार इस साल का बजट आया राम गया राम जैसा रहा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, देखिए फैजल खान की रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना आम बजट पेश किया है। बजट को लेकर काफ़ी सारे लोगों की उम्मीद थी। इसी पर चर्चा करने के लिए कैट के अध्यक्ष VC भारतीय हमारे साथ मौजूद है। सर, जानना चाहूँगा आपसे, पहला सवाल यही है, किस तरह का बजट है और कितनी उम्मीदें थी व्यापारियों को, क्या उम्मीदों पे बजट खरा उतरा है? देखिए,
हमारी उम्मीद हमारे हिसाब से रह सकती है। बजट देश का बनता है। ये बजट जो बनाया गया है ये दूरदृष्टि को ध्यान में रख के किया है, जिसका लाभ आने वाले समय में लोगों को मिलता रहेगा। ये बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है, केंद्रित किया गया है। आज माल का मूवमेंट और आदमियों का मूवमेंट हमारे देश में ये दो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई माल कहीं पैदा होता है पूरे देश में फैलाना है। तो ये जो मास एंड रैपिड मूवमेंट की बात किया है ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। 5 नदियों को जोड़ने की बात की है, ये बहुत अच्छा रहेगा। आज पढ़ाई के बारे में जो हमारे बच्चों को तकलीफ़ थी, तो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए चैनल्स शुरू कर दिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे को स्थानीय जो टीचर पढ़ाते वो तो लाभ मिलेगा ही, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हमारे बच्चों को पढ़ाई मिलेगी। इसका सब लोगों ने बिल्कुल भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो पिछले बजट में जब हुआ देखना गया था कि एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी बड़ी सौगात मिलती, लेकिन इस बार एमएसएमई सेक्टर को कुछ खास वित्त मंत्री की तरफ से दिया नहीं गया है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एमएसएमई के कई विषय को समझना था। इन्होंने वो क्रेडिट गारंटी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया, वो एक पहलू हो गया। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ कि आज जो एमएसएमई को ज़रूरत थी, एडिशनल पैसों की ज़रूरत थी, आज जो जीएसटी में कंप्लायंस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया। एमएसएमई को जो पैसे मिलने थे तो कंपनियां पैसे नहीं दे रही, कंपनियों के ऊपर दबाव कैसे सरकारी दबाव बन जाए, इसके बारे में कुछ नहीं किया, करना चाहिए था। तो जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स पे भी रियायत दी है, तो इसकी सहूलियत से व्यापारी वर्ग थोड़ा खुश है? नहीं ना, ये सब बड़े लोगों को रियायतें हैं। आज कॉर्पोरेट घरानों को, आज हमारा ये कहना है कि एमएसएमई पार्टनरशिप फर्म है। जो आप कंपनी को दे रहे हो वो पार्टनरशिप फर्म को क्यों नहीं? आज हमको 30% टैक्स लगाओगे, उनको कम लगाओगे, ये उचित है क्या? एक देश एक लेवल का टैक्स क्यों नहीं? तो ये इसके बारे में हम लोग की नाराज़गी बरकरार है। क्रिप्टो करेंसी में भी 30% टैक्स बढ़ाया गया है इसके अंदर, तो और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक भी अपने एक डिजिटल रुपया ला रही है, तो इस फैसले को असर आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसी अब पूरे विश्व में ये फैल गई है और बहुत तेज़ी से इसका व्यापार हो रहा है। हम अगर इसको रिकॉग्नाइज नहीं भी करेंगे तो इसका व्यापार रोक नहीं सक रहे, तो कम से कम उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, ये अपने आप में एक बात हो गई। अब हमारा देश खुद की डिजिटल करेंसी लाना चाहता है। जब डिजिटल करेंसी आती है तो उसका पूरा मूवमेंट का ट्रैकिंग अच्छा हो जाता है, तो उसमें भी कहीं भी गड़बड़ होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर हमारी करेंसी नहीं आती और बाहर वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसका ट्रैक नहीं रहता, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा निर्णय है और इसका लाभ होगा। 2047 तक नए शहर बनाने की भी बात निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कही है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक गाँव को डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर नई आबादी बिछाई जाएंगी। और दूसरी तरफ सीतारमण ने ये भी कहा है कि कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भी किसानों को कई सौगातें मिलने वाली है। तो ये फैसला सर कहीं ना कहीं गाँव को ख़त्म करने की कुछ आपको लगता है ऐसा कुछ? निश्चित आपने सही मुद्दा पकड़ा है। जब वित्त मंत्री टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ये कबूल कर रहे हैं कि यहाँ की आबादी बढ़ेगी, इसका मतलब हमारे गांव खाली होने वाले हैं, क्या ये बात है? क्या आज हमारे जो कृषि लोग हैं ये नौकर बन जाएंगे, कृषि करना कम हो जाएगा? मेरे ख्याल से इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए। कोशिश ये होना चाहिए कि कृषक को कैसे लाभ दे। हर घर जल आप बोल रहे हो, तो हर खेत जल क्यों नहीं बोलते? वहाँ पर जल पहुँचाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पहुँचाइए, उनको प्रोत्साहित करिए और कॉस्ट ऑफ डूइंग फार्मिंग कम कैसे हो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। सर आखिरी सवाल है, बजट को सर कितने मार्क्स देंगे आप? देखिए, ये बजट क्या आया राम गया राम जैसे हुआ, न तुमसे कुछ लिया न तुमको कुछ दिया। हाँ, एक आश्वासन है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे,
बाकी जो इनकम टैक्स में अपेक्षाएं थी, परेशानियां थी, जो आम व्यापारी की दृष्टि से, तो ये बजट में कुछ भी नहीं मिला। हमारी परेशानियां भी कम नहीं हुई, तो हमारे लिए कोई बहुत लाभकारी बजट हो ऐसा बोलना मुश्किल है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। ये वीसी भारतीय थे जो कैट के नेशनल अध्यक्ष है। इनका साफ तौर पे कहना है कि बजट से व्यापारियों को कुछ खास राहत नहीं मिली है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ फैजल खान, यूसी न्यूज़ के लिए। आंगनवाड़ी का विकास एक अच्छा मुद्दा है इस बजट में। गांव में रहने वाली गरीब तबके की महिलाओं को इससे खासा सुविधा होगी। साथ ही 1 क्लास 1 चैनल की जो बच्चों की शिक्षा के लिए शुरुआत की गई है वो एक सराहनीय कदम है। लेकिन बात जब महंगाई की होती है तो इस बजट में थोड़ी निराशा हाथ लगती है। फैजल खान की रिपोर्ट में बजट के दिन महिलाओं ने ये प्रतिक्रिया दी। महिलाओं को रहती है बजट के लिए से कि कुछ ना कुछ महिलाओं के फेवर में अच्छा होगा। बहुत सी चीज़ें जो महिलाएं चाहती थी कि होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ विशेष हुआ नहीं। पर हाँ, गांव की महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी बात जो हुई है, आंगनवाड़ी का जो विकास उन्होंने बताया है वो एक बहुत अच्छा मुद्दा रहा यहाँ पे हमारे लिए बजट में, क्योंकि इससे जो गरीब तबके की महिलाएँ हैं कम से कम उनको बहुत फ़ायदा होगा। गाँव में मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं और आंगनवाड़ी से उनको बहुत फ़ायदा होने की जो उम्मीद है, ये एक अच्छी बात जो मुझे बजट की लगी। बाकी विशेष महिलाओं के लिए इसमें कुछ था नहीं। और कोरोना को लेकर जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है इस बार, वो जो है इन्होंने 1 क्लास 1 चैनल जो शुरू किया है उसके लिए मैं तारीफ़ करना चाहूँगी। ये बहुत अच्छा उन्होंने फैसला लिया है कि भविष्य जो है हमारा देश के बच्चों से ही है। अगर बच्चों का भविष्य अच्छा होगा तो आगे देश का भविष्य अच्छा होगा। तो 1 क्लास 1 चैनल का जो उन्होंने शुरू किया है ये एक उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगी। इसके अलावा मोटे अनाज को जो इन्होंने प्रमोट करा है वो भी एक बहुत किसानों के फेवर में एक बहुत अच्छा काम है। मोटा अनाज बाज़ार में आएगा, बिकेगा, किसानों को उसका फ़ायदा होगा। और नेचुरली हेल्थ के लिए भी मोटा अनाज बहुत अच्छा होता है, तो स्वास्थ्य के लिए भी कोरोना के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है वो। लेकिन किसानों के लिए विशेष जो हमें उम्मीद थी कि कुछ नए मुद्दे उनके जो मुद्दे हैं उस पर कुछ होगा, ऐसा कुछ खास बजट में हमें दिखा नहीं। इसके अलावा ज्वेलरी सेक्टर में भी एक उम्मीद थी कि ज्वेलरी सेक्टर में कुछ और महिलाओं को होगा, क्योंकि महिला के पास जो बचा हुआ पैसा होता है वो या तो जमा कर देती है या ज्वेलरी खरीद के, और ये दोनों चीज़ें अर्थव्यवस्था के लिए हमारी पूरी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ किया नहीं गया कि महिला उस विषय के ऊपर सोचे कि वो ज्वेलरी खरीदे, बाहर निकले या फिर अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करे कि उसका भी फ़ायदा हो और देश का भी फ़ायदा हो। तो कुल मिलाकर कि सरकार ने कुछ महंगाई पे ध्यान देना चाहिए था। महिलाओं के जो घरेलू गैस हो बहुत महंगी हो रही है, 1000 के पार जा रही है घरेलू गैस, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, उसको थोड़ा कम करना चाहिए था। और जो FD है स्पेशली उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए था। अब बजट से प्रतीत होता है कि नॉर्मल बजट से सरकार बाहर आना चाहती है। ये कहना है विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश राठी का। साथ ही VIS से जुड़े अन्य लोगों से भी बात की यूसी न्यूज़ ने। आइए देखते हैं क्या है ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 का बजट पेश कर चुकी हैं। इस बीच कई जो टैक्स पेयर्स हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उद्योगपति हैं, सभी को, आम आदमी है, इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी। विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश राठी से हम बात करेंगे। सर, विदर्भ की बात करें तो विदर्भ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी इस बजट से। उद्योगपतियों की बात करें, सभी वर्ग की बात करें, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? मुझे लगता है ये बजट बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि हम पहले सुना करते थे कि इट इज़ नन ऑफ द गवर्नमेंट्स बिजनेस टू बी इनटू द बिजनेस। तो ये जैसे ये इस बजट को देख करके ऐसा लग रहा है कि अब सरकार शायद जो नॉर्मल बिजनेस उनसे बाहर आना चाहती है, और सरकार का जो काम है सोशल बेनिफिट्स है ना, एंड सरकार का काम है सोशल चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करना, लाइक स्मॉल हाउसिंग, लाइक हेल्थ केयर सेक्टर। तो अब शायद सरकार उन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और उन पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी करना चाहती है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ये वाला बजट देख के ऐसा लगता है कि अब सरकार का ज़्यादा ध्यान सामाजिक प्रोजेक्ट्स पे ही रहेगा। सर, विदर्भ के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी काफ़ी अपेक्षाएं थी इस बजट से कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाएगा। आपकी इस पर क्या टेक है? पहले एक ज़माना था जब हम खाली इनडायरेक्ट टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के रेट वगैरह को देखा करते थे, बट इस बजट को देखकर ऐसा लगता है कि अब शायद वो वाली बात तो रहेगी नहीं, क्योंकि GST कमीशन ऑलरेडी है जो टाइम पे मिलता है और वो सब अपने टैक्स रेट्स डिसाइड करता है, और थोड़ा बहुत इनकम टैक्स पे जो भी होगा वो होगा इसमें। बट अब कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स भी काफ़ी नीचे आ चुका है। 15% नई कंपनीज़ में, जो 15 BAB कंपनीज़ की बात उन्होंने किया है, जो अब नई आएंगी उनके लिए भी उन्होंने 1 साल और बढ़ा दिया है, स्टार्टअप्स के लिए 1 साल बढ़ा दिया है।
तो वो अब जो इनकम टैक्स में कुछ ज़्यादा ऐसा होगा नहीं देखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स रेट काफ़ी कम आ गया है। तो मुझे लगता है कि अब जो 2-3 चीज़ें जो मैं नोट कर पाया इस बजट में, विदर्भा के लिए उसमें क्या है अब हमें फाइनल प्रिंट में ही और डिटेल में पता चलेगा। बट अभी ऐसा लगता है कि एक तो जो इन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर का टैक्स रेट कम किया है, जो अब 15% विद द कंपनीज टैक्स ले आया है। तो मेरी अपील सबसे यही रहेगी कि विदर्भा, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो सोसाइटीज़, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर हम बनाएं, जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र में हम देखा करते हैं जो शुगर मिल्स और सब बनी हुई है, तो हमारे यहाँ पर हम एग्रो सोसाइटीज़ बना पाए इन फूड प्रोसेसिंग और एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना पाए डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो मुझे लगता है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा हमारे पे। हमें बहुत तेज़ी से इस पर काम करना चाहिए। और दूसरा एक सेक्टर है डिफेंस। बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है कि सरकार अब 68% जो बजट का प्रोविजन है वो इंडियन कंपनीज द्वारा बनाए हुए इक्विपमेंट में खर्चा करेगी, जो कि एक बहुत बड़ी मतलब अमाउंट होता है। और उस अमाउंट को अब हम कैसे लें, तो हमारे यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो कंपनी है वो आज शायद इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया में भी उसका नाम है, और बहुत अच्छे से वो लोग बहुत तेज़ी से बड़ा अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। तो उनके सहयोग से हमने विदर्भा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने यहाँ पर विदर्भा डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हब भी बनाया है यहाँ पे मिहान में। VDIH करके जो कंपनी फॉर्म हुई है, उसमें हम कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ क्रिएट करना जा रहे हैं। तो एक जो क्लस्टर्स अप्रोच हम उसमें करने जा रहे हैं, वहाँ हम अपील करते हैं कि और DRDO की टेक्नोलॉजी भी सरकार अब दे रही है कि आप वो टेक्नोलॉजी आपको देंगे, आप उससे कुछ बना सकते हैं, तो ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड भी नहीं होगा। इनफैक्ट सर बात करें फार्मा इंडस्ट्रीज़ की भी, तो उनके भी क्लस्टर्स यहाँ पर बनाए जाएँ अभी ज़्यादा इस पर। हमने कोशिश तो हमारे यहाँ जारी है VI में, ऑलरेडी हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है फार्मा का भी, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हमने उसके क्लस्टर की भी बात करी थी। जो नेपेर इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, वो भी यहाँ पर आया हुआ है गडकरी जी के प्रयास से। तो हम उसमें भी बहुत कुछ करने की कोशिश करके उसमें क्या कोर्सेज शुरू होने चाहिए, अब तक शुरू नहीं हो पाया वो, तो हम वो ज़रूर कर रहे हैं। सर छोटे उद्योगों की अगर बात की जाए कि यही सबसे ज़्यादा जनरेट करने वाला ये सोर्स होगा, तो छोटे उद्योगों के लिए इस बजट में कैसा प्रावधान किया गया है? देखिए, MSME के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। जो इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड स्कीम थी उसको उन्होंने और 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी वाकई में MSME की हालत उतनी अच्छी नहीं है और वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं। और बैंक्स भी काफ़ी प्रोएक्टिव होकर आ रहे हैं पैसा देने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों में थोड़ा सा डर ये है कि अगर कोई कारण से अगर ये बढ़ गया तो फिर वो रीपेमेंट कैसे होगा। सो उस डर से भी बहुत लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे। बट मुझे खुशी है कि उसको और सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो वैसे भी सरकार बहुत प्रोएक्टिव है MSME के लिए, और हमें उम्मीद है कि ये कंटिन्यू होती रहेगी। लास्ट क्वेश्चन सर, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी हमने बीते महीनों में सुना है, इस पर आपका क्या टेक है? अभी तक मैं भी ये सोचा करता था कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्योंकि हमें पता नहीं होता था कि कहाँ से इशू हुई, किसने किया। और जब हम रुपये की बात करते हैं हमें पता होता है कि उस पर लिखा होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी होगा तो अल्टीमेटली वो हमें पैसा देगी। तो वैसा ही अब डिजिटल करेंसी में होगा। हमें उम्मीद तो कम थी कि इस बजट में कुछ होगा, बट सरप्राइजिंगली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने इस पर कमेंट किया है और उन्होंने ये बताया है कि नाउ इट इज़ अ लीगल करेंसी और RBI इसको इशू करेगी। तो जब RBI लीगल क्रिप्टो करेंसी इशू करेगी तो हमें लगता है कि अब वो काफ़ी लोग उसमें आना चाहेंगे, और ये सबके लिए अच्छा है। इसमें करेंसी मैनेजमेंट कम होगा और देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब क्रिप्टो करेंसी आएगी, जब ऑनलाइन करेंसी आएगी, तो फिर जो पैरेलल इकोनॉमी है उसको रोकने में मदद मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ट्रांजैक्शंस अब ट्रेस्ड आउट रहेंगे, तो फिर हमारी GDP ग्रोथ ऑटोमेटिकली वैसे ही होगी। तो ये एक बहुत अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। टैक्स पेयर्स को जो उम्मीद थी वो इस बात की थी कि जो TDS के प्रोविजंस हैं, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के प्रोविजंस है, चूँकि अब सब तरफ डिजिटलाइजेशन हो चुका है। TDS के प्रोविजंस कब आए थे? जब डिजिटलाइजेशन नहीं था, लोग छूट जाते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब उनको तो पकड़ में आ रहे हैं। तो TDS के प्रोविजंस कुछ हल्के कर देते, कुछ लिमिट्स बढ़ा देते, कुछ परसेंटेज कम कर देते, कुछ सेक्टर्स को छोड़ देते, ये एक उम्मीद थी। तो वो मतलब उसमें कुछ नहीं हुआ। दूसरा, जो प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें कि स्टैम्प वैल्यू पे, जिसको कि RR रेट हम कहते हैं, असेसमेंट की बात चलती है। यदि उस पर आपको नहीं करवाना तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन की बात लोग सोच रहे थे कि इकोनॉमी जब आगे बढ़ेगी तो ये सब झंझटें बीच में नहीं चाहिए। दूसरी बात, जैसे स्टार्टअप्स के बारे में बात की, तो स्टार्टअप्स जब कभी शुरू होते हैं तो शेयर प्रीमियम के साथ बिकते हैं। अभी जो प्रीमियम क्या लेना, ये तो वो ओनर जाने ना,
लेकिन उसमें भी सरकार चाहती कि वैल्यूएशन इस तरह से हो और उसमें कुछ कम ज़्यादा यदि हुआ तो उस पर टैक्स लगता था 60% के ऊपर, तो उसमें भी रिलैक्सेशन चाहते थे। तो ये सारी बातें जो कि रैशनलाइजेशन के तहत आती है, तो इसमें आना चाहिए था, ऐसा सबकी उम्मीद थी, तो वो नहीं आई है। बाकी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भी कोई रिटर्न भरना भूल जाता है या कोई चीज़ उसमें कोई आइटम भूल जाता है तो वापस दे सकता है, लेकिन उसमें एडिशनल टैक्स भी भरना पड़ेगा, यानी एडिशनल टैक्स 25% 50% का टैक्स उसमें लगने वाला है। लिटिगेशन भी कम करने की बात जो कह रहे हैं वो वैसा नहीं है। लिटिगेशन तो वो जो आज स्टार्ट नहीं करेंगे, 5 साल बाद स्टार्ट करेंगे, ऐसा होगा। इसमें बजटरी एलोकेशंस नहीं थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस समय पता लगाना कि ये इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई है कि आज जो पोजीशन है हमारी 90% इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जॉब्स ख़त्म हो गए हैं और ग्राउंड रियलिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कॉरपोरेट ग्राउंड रियलिटी या स्टॉक मार्केट इंडेक्स में दिखाई देती है। तो उस इश्यू को एड्रेस करने के लिए मैं उम्मीद कर रहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ अच्छी बातें करेंगे, उसके बारे में बोला नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि बजट अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जो इमीडिएट रिलीफ लोगों को चाहिए आज की तारीख में, जो ज़रूरत है, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, अर्बन पुअर तो कुछ कर ही नहीं सकता, रूरल पुअर के पास फिर भी मनरेगा है, लेकिन शहर के गरीब के पास में तो वो भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद थी कि मनरेगा जैसा कोई स्कीम आएगी अर्बन पुअर के लिए, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को कुछ टैक्स कंसेशन मिलेंगे, तो वो नहीं मिले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि ओवरऑल डायरेक्शन जो है बजट का वो फिर भी अच्छा है। लेकिन आम आदमी के पॉइंट से जो उसको इमीडिएट रिलीफ मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। देन दे आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग रोड्स, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। नागपुर एक सेंट्रली लोकेटेड सिटी है और अगर रोड डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है तो हम देश भर में हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए इट बिकम्स ईजियर। मिहान हमारे यहाँ पे आके कई साल हो गए हैं, लेकिन इट इज़ नॉट डेवलपिंग। आई फील दैट मिहान का पर्पज़ ही वही था कि हम लॉजिस्टिकली काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन पे है, हम उसे यूज़ कर पाएँ। तो आई फील दैट इट वाज अ गुड, एज वेल एज क्रिप्टो के बारे में थोड़ा मेंशन किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत ये तो लीगलाइज नहीं कर दिया है, ऐसा नहीं बोला है, बट दे आर एटलीस्ट टैक्सिंग इट, दे गिविंग सम रिकग्निशन टू क्रिप्टो। डिजिटाइजेशन आई फील इज़ अ ह्यूज थिंग बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ गोइंग डिजिटल इन अ वेरी ब्रिलियंट मैनर। इतना डिजिटाइजेशन मैंने किसी और देश में नहीं देखा। मैं यूएस में भी आई फील आपके पास अगर एप्पल फ़ोन है, एक एप्पल वॉलेट है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर पाते हैं। अदरवाइज यू जस्ट टेक योर फोन and go to a shop and be able to purchase anything without a card, without any rupee of note, यानी 1 रुपये का नोट ना हो। ये इंडिया में ही हो पाया है। डिजिटाइजेशन में कई चीज़ें कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर बात कर रहे हैं, हर दूर दराज के गाँव में ऑप्टिक फाइबर केबल्स डालने की बात कर रहे हैं, 5G इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम्स लाई जा रही हैं। देन डिजिटल पोस्ट ऑफिस को डिजिटल किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है बिकॉज पोस्ट ऑफिस यानी जिस तरह से हमारा बाकी पूरा देश डिजिटल हो गया है, पोस्ट ऑफिस का डिजिटल होना उसके साथ साथ बहुत रिक्वायर्ड था। ये बजट ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स देता है मार्केट के लिए। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे पंप इन किए जा रहे हैं, आई थिंक एक अच्छा न्यूट्रिशन रहेगा अपनी इकोनॉमी के लिए। और रही बात विदर्भ की, जहाँ हम लोग मेनली इसको टुवर्ड्स थोड़ा रूरल पार्ट पकड़ते हैं, मुझे लगता है कि जैसे जैसे फंड्स आएगा और जैसे इसके बारे में और क्लैरिटी आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और छोटे बिजनेस वालों के लिए भी इसका एलोकेशन कैसा होता है ये भी बहुत ज़रूरी है और ये भी देखने वाली एक चीज़ रहने वाली है। ओवरऑल बहुत अच्छा बजट था और हमें इससे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। गौरतलब रहे कि कोरोना के बाद से जो ये बजट पेश हो रहा है, इसमें आम आदमियों की काफ़ी अपेक्षाएं थी, जो कि पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं हद तक ही पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ निशा पंजवानी, यूसी न्यूज़ नागपुर। जहां मध्यम वर्गीय लोगों को इस बजट से निराशा हाथ लगी है, वहीं व्यापारियों का भी यही मानना है कि टैक्स में और राहत दी जा सकती थी। ये थी यूसीएन की बजट 2022-23 की खास रिपोर्ट। आप रखिए अपना बहुत ध्यान और देखते रहिए यूसी न्यूज़। नमस्कार।